हेलो एवरीवन। आज का जो वीडियो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर मैं इसे थियोरेटिकल एस्पेक्ट की बात करता हूँ या प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की बात करता हूँ, आपका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट तभी क्लियर हो पाएगा। आप कोई भी सम्स मटेरियल कॉस्टिंग के तभी कर पाएंगे जब तक उसे उसका जो थियोरेटिकल अप्रोच है आपको नहीं आए। सबसे पहला किसी भी प्रैक्टिकल सम को करने के पहले उसके थियोरी को जानना उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर मैं थियोरी की बात करूँ तो मटेरियल कॉस्टिंग इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि इसके थ्योरी को बिना जाने आप प्रैक्टिकल की कोई सम कर ही नहीं सकते। कर भी लोगे, एक हद तक आप कर लोगे, आप बाय हार्ट कर लोगे, फॉर्मूला याद कर लोगे, चलो ठीक है कर लिया मैंने, लेकिन उसके पीछे का जो लॉजिक है आपको कभी समझ में ही नहीं आएगा कि आखिर में वो फॉर्मूला क्यों अप्लाई कर रहे हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर मैं मटेरियल कॉस्टिंग की बात करता हूँ तो सबसे पहले चीज़ जो आपके दिमाग में आनी चाहिए कि जब भी मैं अपने फैक्ट्री में या फिर मैं अपने आउटलेट में या मैं जहाँ पे प्रोडक्शन करता हूँ, है ना, जो हमारा प्रोडक्शन यूनिट होता है, हमें किस टाइप के मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, पहले तो ये सोचना है हमें। ये सोचने के बाद हमें ये सोचना है कि मुझे कितना मटेरियल ऑर्डर करना चाहिए, मेरी ज़रूरत कितनी है। ठीक है, क्योंकि ये अगर आपने बाय डिफ़ॉल्ट या गलती से अगर आपने एक्स्ट्रा मटेरियल मंगा लिया तो उसका सारे नुकसान की भरपाई आपको करनी पड़ेगी। तो ये जो मटेरियल कॉस्टिंग टॉपिक हम इसलिए भी पढ़ रहे हैं ताकि पता चले कि एग्जैक्टली हमारा ऑर्डर कितना है, हमारा रिक्वायरमेंट कितना है। ठीक है, और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही हम मटेरियल को ऑर्डर करते हैं। और मटेरियल ऑर्डर करने के बाद हम ये वैल्यू करते हैं कि वो मटेरियल का जो कॉस्ट है हमारे लिए कितना है। क्योंकि बेटा सिर्फ मटेरियल ऑर्डर करना इंपॉर्टेंट नहीं होता, उस मटेरियल को हैंडल करना, उस मटेरियल को कंट्रोल करना, उस मटेरियल को सेफ्टी देना, सिक्योरिटी देना, वो सब भी उस चीज़ में आता है। क्योंकि अगर आप प्रॉपरली मटेरियल को हैंडल नहीं कर पाओगे तो वो मटेरियल वेस्टेज हो जाएगा, अपने आप वो स्पॉइलेज हो जाएगा, आप कुछ नहीं कर सकते उसके लिए। तो जो मटेरियल कॉस्टिंग टॉपिक है इसके अंदर हम हर एक चीज़ को बारीकी से स्टडी करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में क्यों ये इस टॉपिक पे इतना फोकस किया जा रहा है। और थियरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, थियरी के बाद थियरी एक बार समझ गया ना तो सम्स को भी करना उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, क्योंकि आपको पहले से बेसिक क्लियर होते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक स्टार्ट करने के पहले लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ मटेरियल कॉस्टिंग। अगर मैं डेफिनेशन की बात करता हूँ तो डेफिनेशन में एकदम साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है, कि आप मटेरियल कॉस्टिंग में क्या करते हो, जितने भी मटेरियल आप मंगाते हो, है ना, उसको किस तरह से आप रिकॉर्ड करते हो। अपने बुक में आपकी एंट्री होती है जहाँ पे आप जितने भी मटेरियल्स मंगाते हो उसकी रिकॉर्डिंग करते हो। ठीक है, तो दैट इज़ वाई यहाँ पे वो लिखा हुआ ना, मटेरियल कॉस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ विच इन्वेंट्री items are recorded into stock as well as their subsequent valuation in the accounting records। तो बेसिकली हम लोग उसको रिकॉर्ड करने के अलावा उसका वैल्यूएशन भी करते हैं, तो उस वैल्यूएशन को ही बोलते हैं मटेरियल कॉस्टिंग। फिर दूसरा डेफिनेशन क्या लिखा है, मटेरियल कॉस्टिंग इज द कॉस्ट इनकर्ड फॉर द पर्पज ऑफ फिजिकल टेंजिबल इनपुट टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट। द ऑब्जेक्टिव आर कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा कि कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है या कॉस्ट रिडक्शन क्या होता है, तब तक आपके लिए ये जो डेफिनेशन का मसला है आप कभी सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। कॉस्ट का मतलब ये नहीं होता कि आपने चलो पहले डेफिनेशन में उसने बता दिया साफ साफ कि भाई हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, उसका वैल्यूएशन करते हैं, लेकिन बेटा वो करने के अलावा हमें कॉस्ट कंट्रोल में या फिर कॉस्टिंग में ये सीखने को मिलता है, या मटेरियल कॉस्टिंग में ये सीखने को मिलता है कि किस तरह से हम अपने मटेरियल को कंट्रोल कर सकते हैं, मटेरियल की कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद रिडक्शन मतलब क्या होता है कि जब तक आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे ना बेटा, आप मटेरियल के वेस्टेज को रोक नहीं पाओगे। जितना ज़्यादा आपका मटेरियल वेस्ट होगा ना उतना ही ज़्यादा आपके लिए नुकसान होगा बेटा। और जब मटेरियल वेस्ट होता है ना तो ऑटोमेटिकली आपके जो, इसका मतलब ये ना कि आपका कंट्रोलिंग पावर ही अच्छा नहीं है मटेरियल के ऊपर। जिस बंदे का मटेरियल के ऊपर कंट्रोल अच्छा होता है वही बंदा आगे चल के अपने फैक्ट्री में या अपने आउटलेट में मटेरियल को अच्छे से मैनेज कर पाता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एंटायर मटेरियल कॉस्टिंग। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं मटेरियल की बात करता हूँ, इसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है कि आप जो जो चीज़ प्रोड्यूस करते हो, बेसिकली मटेरियल कॉस्टिंग में क्या होता है कि हम फिज़िकली जो चीज़ें हैं वो बनाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, मशीन के थ्रू हम लोग इनपुट जो है हमारे रॉ मटेरियल को डालते हैं मशीन में, और आउटपुट हमारा जो है फिजिकल टेंजिबल गुड्स बाहर निकलता है। तो एक ये मैकेनिज्म टाइप है जहाँ पे जो चीज़ें काम करती है वैसे। बाकी तो सिंपल ही है कि आपको दूसरे डेफिनेशन में ये बताया गया है कि अगर मैं मटेरियल कॉस्टिंग की बात कर रहा हूँ तो आपको यू शुड नो हाउ टू कंट्रोल
एंड हाउ टू रिड्यूस द कॉस्ट, सिंपल। क्योंकि आपका वेस्टेज कम होगा तभी आप कॉस्ट को रिड्यूस कर पाओगे। ज़्यादा बर्बादी करोगे तो अपने आप कॉस्ट बढ़ जाएगा, सिंपल। फिर इसका इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मटेरियल कॉस्टिंग, बहुत ज़रूरी है समझना इसको। क्योंकि बेटा अगर मैं जब तक मटेरियल कॉस्टिंग के इम्पोर्टेंस को समझ नहीं पाऊँगा तो फिर मतलब क्या है। तो पहला इंपॉर्टेंस क्या है, रीजनेबल लेवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। मटेरियल कॉस्टिंग के थ्रू हमको पता चलता है कि कितना हमको ऑर्डर करना है, कितना लेवल तक मटेरियल को हमें ऑर्डर करना है, कितना हमें मंगाना है, कितना हमें स्टॉक भरना है, हर चीज़ पता चल जाता है। क्योंकि अगर आपको अपना लेवल पता है कि हाँ भाई मुझे इतना ही मंगाना है, तो आप उतना ही मंगाओगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं मंगाओगे। आपको पता है कि कस्टमर का डिमांड कितना है, हर दिन कस्टमर कितना परचेज़ कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से ही मैं ऑर्डर लूँगा और उसके हिसाब से मैं मैन्युफैक्चर करूँगा। और उसके हिसाब जब मुझे पता चल गया कि हाँ भाई मुझे कस्टमर इतना डिमांड करते हैं, तो मैं उतना ही बनाऊँगा और उतना ही मटेरियल मैं परचेज़ करूँगा, उतना ही लेवल मैं परचेज़ करूँगा। तो दिस इज़ द फंडा। रीज़नेबल प्राइस, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको मटेरियल कॉस्टिंग की बात करता हूँ तो यू शुड अवेयर अबाउट द प्राइस ऑफ द मटेरियल। जो बंदा प्रॉपरली मटेरियल को कॉस्ट करता है, वैल्यू करता है ना, वो उसको पता है कि किस प्राइस पे परचेज़ करना है। अगर आपने मटेरियल को सही प्राइस पे, रीज़नेबल प्राइस पे परचेज़ किया हुआ है ना, तो आप आगे भी उसका फ़ायदा कस्टमर को दे पाओगे। क्योंकि बेटा जब तक आपके लिए वो सस्ता नहीं रहेगा तो आप कस्टमर को सस्ता कैसा बेचोगे, आप बताओ, है ना। अगर आपके लिए मटेरियल महंगा पड़ेगा तो आप भी कस्टमर को महंगे में बेचोगे, है कि नहीं। आप थोड़ी जेब से अपने खर्चे करके कस्टमर को देने वाले हो। आप क्या करते हो, जितने में बनाते हो उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन ऐड करते हो और कस्टमर को बेच देते हो। तो कस्टमर को भी ये चाहिए ना, कस्टमर को क्या चाहिए, रीज़नेबल प्राइस चाहिए, है ना। कस्टमर को अगर आप रीज़नेबल प्राइस दोगे मटेरियल्स के, तो कस्टमर भी हैप्पी रहेगा ना, कस्टमर बार बार आपकी चीज़ों को खरीदेगा। तो वो चीज़ दूसरा इंपॉर्टेंट, रीज़नेबल प्राइस। तीसरा क्या है, प्रॉपर स्टोरिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर आप प्रॉपर, आपको मटेरियल कॉस्टिंग का नॉलेज है ना, तो यू शुड ऑल्सो अवेयर कि आपको कैसे स्टोर करना है, आपके गोडाउन में, आपके वेयर हाउस में मटेरियल को किस तरह से रखना है। स्टोरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप स्टोरिंग नहीं कर पाओगे, अपने मटेरियल का केयर नहीं कर पाओगे, तो 101% वो वेस्ट हो जाएगा, फिर किसी काम का नहीं हो, मतलब किसी भी काम का नहीं है। तो मटेरियल कॉस्टिंग का इंपॉर्टेंस ये भी हो सकता है कि आप किस तरह से मटेरियल को स्टोर करते हो, किस तरह से उसे आप सेफली अपने वेयर हाउस में, अपने गोडाउन में रखते हो, ताकि वेस्टेज ना हो। फिर रिडक्शन, ये तो मैंने अभी बोल दिया। जब प्रॉपरली आप चीज़ों को स्टोर करोगे ना, तो आपका वेस्टेज अपने आप कम हो जाएगा, आपका जो वेस्टेज है कम हो जाएगा अपने आप। और जब वेस्टेज कम हो जाएगा तो आपका कॉस्ट भी अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। ये सब पॉइंट एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड है, ठीक है। ये सब पॉइंट एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड है। पहला तो क्या है, रीजनेबल प्राइस, रीजनेबल लेवल। आपको मटेरियल कॉस्टिंग से पता चलता है कि मुझे कितना ऑर्डर करना है, कितना क्वांटिटी मंगाना है, ताकि मैं उतना प्रोडक्शन कर पाऊँ, मेरा काम चलते रहे। फिर रीजनेबल प्राइस, आपको पता है कि अगर आपको मटेरियल रीजनेबल प्राइस में मिलेगा तो कस्टमर को भी आप रीजनेबल प्राइस में बेच पाओगे, ठीक है। प्रॉपर स्टोरिंग, अगर आपका स्टोरिंग अच्छा है, अच्छे से आप अपने वेयर हाउस में चीज़ों को अच्छे से सेफली रख रहे हो, तो आपका अपने आप वेस्टेज कम हो जाएगा। और जब वेस्टेज कम हो जाएगा तो अपने कॉस्ट पे आप अपने आप कंट्रोल कर सकते हो। ये पॉइंट सब इंटर कनेक्टेड है, ठीक है। मेथड्स ऑफ, ये तो बेसिकली मैंने क्लासरूम में भी मैंने इसके जो सम से करा चुका हूँ, ऐसे नहीं है, फिर भी मैं सम्स के भी लेक्चर बनाऊँगा, ठीक है। बेसिकली अगर मैं मेथड्स की बात करता हूँ मटेरियल कॉस्टिंग की, तो आज तक आपके सिलेबस में आपने सुना भी होगा, वैसे सुना तो 3 के बारे में है। आपने सुना होगा फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जिसको बोला जाता है। आपने सुना होगा वेटेड एवरेज मेथड, हाँ ठीक है। आपने सुना होगा लीफो मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये सब मेथड आपने पढ़ा हुआ है। 2 मेथड और भी है, एक तो है इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड और एक बेस स्टॉक मेथड। ये दोनों ही भी इंपॉर्टेंट है। अपने सिलेबस में बेटा नहीं है, मैं मानता हूँ, लेकिन नॉलेज लेना कोई गलत बात नहीं है। यू शुड हैव नॉलेज, हाँ आपके पास नॉलेज होना चाहिए कि ये जो लास्ट के 2 है, इन्फ्लेटेड और ये जो बेस स्टॉक मेथड, ये दोनों एक्चुअल में है क्या, ठीक है। बट हम लोग स्टार्ट करते हैं जो हमें आता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, ठीक है। तो लेट्स सी द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। ये तो इसको फीफो मेथड बोलते हैं। इज अ स्टॉक, इट इज अ मेथड फॉर वैल्यूएशन ऑफ सेट और इन्वेंट्रीज अंडर द मेथड द गुड्स दैट आर प्रोड्यूस फर्स्ट आर डिस्पोज्ड फर्स्ट। जो हमने पहले बनाया है उसको पहला बेच देते हैं, क्योंकि देखो अगर ज़्यादा टाइम तक रखेंगे तो ख़राब हो जाएगा। तो इसका नियम क्या है कि जो स्टॉक आपने बहुत पहले मैन्युफैक्चर किया था उसको आपको पहले निकालना है। जो आपके पास पुराना स्टॉक है उससे पहले बेच के डिस्पोज करके हटाओ। इस मेथड में ये बोला जाता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। First in first out method is the most approved and used inventory valuation method used by companies
with its added advantage of protecting goods and products from getting out fashionable और obsolete। ये भी मैंने आपको बताया ना, obsolete का मतलब ये होता है आपको पता है कि चीज़ें वो आउट ऑफ फैशन हो जाएंगे ना, जब आउट ऑफ फैशन हो जाएगा तो कोई पूछने वाला है क्या उसको, नहीं, इसलिए फटाफट निकाल देने का उसको। ठीक है, जो चीज़ें पुरानी हो गई हैं, आपको लगता है कि वो ख़राब होने वाली है, आउट ऑफ फैशन होने वाली है, फर्स्ट इन फर्स्ट मेथड के थ्रू उसको निकाल देने का। और सारी कंपनियां, कंपनी के लिए ये मोस्ट एडवांटेज मेथड है, हर कंपनी, मैक्सिमम हर कंपनी इसको फॉलो करती है। ठीक है, तो फीफो मेथड बहुत सिंपल है। ठीक है, लेट्स सी द सेकंड मेथड, लीफो। लीफो भी सिंपल है, इस ये उल्टा है, ठीक, ये फीफो का ठीक उल्टा है। हाँ, इसमें क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, इसका मतलब ये होता है, इसमें लिखा है दिस मेथड एज्यूम्स दैट द आइटम्स यू बॉट और प्रोड्यूस लास्ट आर द फर्स्ट आइटम यू सेल, कंज्यूम और डिस्पोज ऑफ। ठीक है, ये जो हमने अभी भी बनाया, हमने रिसेंटली जो स्टॉक बनाया उसको बेच के हटाओ, ऐसा इसमें बोला जाता है। पुराने स्टॉक इसमें नहीं बेचते, ठीक है, नया वाला ही बेचते थे। द लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड इज यूज टू प्लेस एन अकाउंटिंग वैल्यू ऑफ ऑन इन्वेंट्री। द लिफो मेथड ऑपरेट्स अंडर द कंजम्पशंस दैट द लास्ट आइटम ऑफ इन्वेंट्री परचेस्ड इज़ द फर्स्ट आर सोल्ड। इसमें ऐसा बोलते हैं कि भाई जो आपने लास्ट में परचेज़ किया था, मतलब हाल में जो परचेज़ किया है उसको अपना बेच के हटाओ, सिंपल। ये ठीक ना, फीफो का रिवर्स है, उल्टा है लिफो मेथड। आपका वेटेड एवरेज मेथड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके भी सम्स हमने क्लासरूम में किए हुए हैं। बेसिकली अगर मैं वेटेड एवरेज मेथड की बात करता हूँ तो ये बहुत ही सिंपल मेथड है। इसके अंदर हम लोग बेसिकली ना एग्रीगेट चीज़ों की बात कर रहे हैं, हम लोग एवरेज की बात कर रहे हैं, ठीक है, वेट की बात कर रहे हैं। तो सिंपली हम लोग इसमें, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो कि इंपॉर्टेंट है, पहले पेपर पढ़ लेते हैं। द वेटेड एवरेज मेथड विच इज़ मेनली यूटिलाइज टू असाइन द एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टू अ गिवन प्रोडक्ट is most commonly employed when inventory items are so intertwined that it becomes difficult to assign a specific cost to an individual unit। इसका मतलब क्या होता है कि देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, अगर हम, जब हम अपने स्टॉक को वैल्यू करते हैं, जब अपने मटेरियल्स को हम कॉस्टिंग करते हैं, है ना, हर एक प्रोडक्ट का जो कॉस्ट होता है अलग होता है। पहली बात तो हर एक कॉस्ट, और हर एक प्रोडक्ट की कॉस्ट को अलग अलग करना बहुत डिफिकल्ट होता है। आपका मान लो प्रोडक्ट ए है, प्रोडक्ट बी है, प्रोडक्ट सी है, प्रोडक्ट डी है, हर एक का प्राइस अलग अलग है ना आपके लिए। क्या आपको लगता है कि अलग अलग दिखाना अच्छी बात है? वो थोड़ा ऑड लगता है, थोड़ा तो ऑड लगता ही है ना। प्रोडक्ट ए का प्राइस अलग, प्रोडक्ट बी का प्राइस अलग, सी का अलग, वो ऑड लगता है। तो हम लोग क्या करते हैं, चारों को ऐड करके डिवाइड बाय 4 कर देते हैं, एवरेज बता देते हैं। हम बोल देते हैं भाई ये चारों का एवरेज प्राइस कितना है, ये है। तो सेम मेथड यहाँ पे भी है, हम लोग क्या करते हैं, चीज़ों का एवरेज निकाल देते हैं, हम लोग उसका वेटेज निकाल लेते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं, वहाँ पे हर चीज़ सिंपली हो जाता है। सेकेंड क्या है, दिस इज फ्रिक्वेंटली द केस व्हेन इन्वेंट्री आइटम्स इन क्वेश्चन आर आइडेंटिकल टू वन अनदर। जब आपको लगता है कि आपका जो इन्वेंट्री आपने जो आपके स्टॉक में पड़ा हुआ है एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो ये मेथड बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, फिर लास्ट में लिखा है टू यूज़ द वेटेड एवरेज मेथड, वन डिवाइड्स द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दैट आर अवेलेबल फॉर सेल बाय द नंबर ऑफ दोज यूनिट्स स्टिल ऑन द शेल्फ। ठीक है, जो आपको बेचना है वो, है ना। अब ये इसके पहले भी हमने आपको बताया था, अगर इसके ऊपर अगर हमने सम्स किया होगा ना बेटा, तो हमको बेसिकली सम में क्या पूछते हैं, सम में तो फीफो से मैच करता है एक्चुअल में। एक ही चीज़ हमें यहाँ पे निकालना पड़ता है, यहाँ पे हमें सेलिंग प्राइस निकालना पड़ता है। सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो उस जिस डेट को सेल करना है उस डेट के पहले वाला डेट हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, उस डेट के जस्ट पहले वाला डेट चेक करते हैं, और वहाँ पे हम लोग चेक करते हैं, हम लोग ये चेक करते हैं कि हमारे स्टॉक में कितना हमारा अमाउंट है, और बैलेंस की बात कर रहा हूँ, बैलेंस में कितना अमाउंट है और कितना यूनिट्स है, तो वो अमाउंट डिवाइड बाय यूनिट्स करते हैं तो अपने आप वो सेलिंग प्राइस निकल के चले आता है। वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है, एकदम सिंपल है। जिस दिन सेल करना है आपको उसके जस्ट एक दिन पीछे जाने का और अपना स्टॉक चेक करने का बैलेंस में, तो अमाउंट डिवाइड बाय यूनिट्स करोगे, आपको ऑटोमेटिकली वो सेलिंग प्राइस आता है जिस दाम में बेचना है अंडर दिस मेथड। ठीक है, लेकिन 2 मेथड की और मैं बात करना चाहता हूँ जो मैंने अभी डिस्कस नहीं किया है। लेट्स डिस्कस ऑन दिस, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा बातें करते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, जस्ट गिव मी टाइम। तो ये इन्फ्लेटेड मेथड की मैं बात कर रहा था, इन्फ्लेटेड मेथड और ये जो हमारा बेस स्टॉक मेथड, ये दोनों मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं दोनों मेथड की बात कर रहा था। तो अगर मैं इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड की बात करता हूँ तो बेसिकली ये मेथड क्यों आया है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली जब हम कोई चीज़ें खरीदते बैठे ना, तो मान लो कोई भी हमने मटेरियल मंगाया, कोई भी मटेरियल मंगाया, है ना, तो
आपको क्या लगता है कि जितना मटेरियल आप मंगाते हो उतना यूज़ कर पाओगे क्या? नहीं कर पाते बेटा, उसमें वेस्टेज निकल जाता है। अगर आपने मांगो कोई चीज़ 200 क्वांटिटी मंगा लिया, तो आपको क्या लगता है 200 क्वांटिटी आप यूटिलाइज़ कर पाओगे? नहीं, उसमें से 10-20 तो खराब ही निकलता है। तो अब इसमें क्या करते हो, आप उसका प्राइस है ना मटेरियल का पहले से हाई रख देते हो। आप पहले से डिसाइड कर लेते हो कि इस मटेरियल का प्राइस इतना है, ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि आपका वेस्टेज तो होने वाला है। तो इससे अच्छा पहले से ना प्राइस को बढ़ा देने का मटेरियल के। जब आप मटेरियल के प्राइस को बढ़ाओगे ना, तो वो अपने आप एडजस्ट हो जाता है, क्योंकि आपको एडजस्ट करना ही है बेटा। मान लो आपने 200 क्वांटिटी मंगा लिया, तो 200 क्वांटिटी मान लो 10 रुपये का है ना, 10 रुपये का है। उसमें से मान लो 50 ख़राब हो गया, तो आपका 150 ही बचा ना। तो इससे अच्छा पहले से ही प्राइस बढ़ा देने का, मटेरियल का प्राइस बता देने का, हमने इतने में खरीदा हुआ है, ताकि आपको वैल्यूएशन करने में दिक्कत ना आए। और उसका ठीक उल्टा बेस स्टॉक मेथड होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, कम से कम हम लोग देखो, हम लोग उतना ही ऑर्डर करते हैं, कम से कम ऑर्डर करते हैं जितना का हमें रिक्वायरमेंट है। हम इस मेथड में हम उतने ही मटेरियल को एक्वायर करते हैं, परचेस करते हैं, कम से कम, हाँ, मिनिमम मटेरियल को हम ऑर्डर करते हैं, ताकि अपना वेस्टेज नहीं होना चाहिए। देखो, ये मेथड में इन्फ्लेटेड में हमको नुकसान हो रहा था, हमने ज़्यादा स्टॉक मंगा लिया, वेस्ट हो गया, इसलिए हमने जानबूझ के प्राइस ज़्यादा रखना पड़ा मटेरियल्स के। लेकिन ये जो बेस स्टॉक मेथड है ना बेटा, इसमें हम लोग जानबूझ के इंटेंशनली मिनिमम मटेरियल ही ऑर्डर करते हैं, ज़्यादा मटेरियल ऑर्डर ही नहीं करते, कम मटेरियल ऑर्डर करते, ताकि हमारा नुकसान नहीं होना चाहिए। जब नुकसान नहीं होगा तो फिर बात ही खत्म हो गया। लेकिन जो पहला मेथड है, इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड, इसमें हम ज़्यादा स्टॉक ऑर्डर करते हैं और उस ज़्यादा के चक्कर में नुकसान होता है। तो उस नुकसान से बचने के लिए हम उस मटेरियल के प्राइस को ज़्यादा बता देते हैं कि हमारा प्राइस जो है वो ज़्यादा है। इन्फ्लेटेड का मतलब ये होता है ज़्यादा। इन्फ्लेशन आपने सुना होगा ना, इन्फ्लेशन में चीज़ें महंगी हो जाती है ना। इस मेथड में क्या हो रहा है कि हम मटेरियल के प्राइस को बढ़ा देते हैं, इन्फ्लेटेड कर देते हैं। ठीक है, इसमें इसके सम्स भी हैं, ऐसा नहीं, पर अपने सिलेबस में नहीं है। मैं सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूँ इन्फ्लेटेड का मतलब क्या होता है और बेस स्टॉक का क्या मतलब होता है। दिस सिर्फ फॉर नॉलेज। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही है और कुछ नहीं है अपने पास। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहेगा बेटा, आप डाउट सेक्शन में आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो। कोई चीज़ें अगर समझ में नहीं आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। वीडियो अगर आपको बहुत अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक करो बेटा, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका नॉलेज मिल पाए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नॉलेज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज़ नहीं होती। ठीक है बेटा, बाय एवरीवन, टेक केयर।